इस वीडियो में बेसिकली हम आपको डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है? तो जैसे आप हेडिंग में देख रहे हो कि इट कैन डिटरमाइन इफ टू म्यूटेशंस कॉजिंग ए सिमिलर फिनोटाइप आर एलील्स ऑफ द सेम जीन। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर समझना है कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। ठीक है ना, अब देखो इसको पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या है। देखो दो केस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ना हम म्यूटेंट्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली दो म्यूटेंट होंगे, उनको आपस में आप क्रॉस कराओगे। ठीक है, तो आपने देखना है कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन अभी वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे केस 1 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यू हैव टू ड्रोसोफिला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उसने उसने आपको क्या दिखा रखा है कि दो जीन्स है। ठीक है, जीन 1 जीन 2। ठीक है, जो फर्स्ट वाला म्यूटेंट है, जैसे म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है। फर्स्ट वाला जो म्यूटेंट है उसके अंदर जीन 1 में म्यूटेशन है। ठीक है, ये दिखा रखा ना MA, इसका मतलब जीन 1 में म्यूटेशन है। लेकिन जीन 2 कैसी है आपकी? नॉर्मल है। जो प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि जीन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा ड्रोसोफिला है, अगर आप उसमें देखो तो उसमें जीन 1 नॉर्मल है, जीन 2 क्या है? म्यूटेंट है। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जिसमें म्यूटेशंस है, दोनों म्यूटेंट। इसके अंदर जीन 1 में म्यूटेशन है, इसके अंदर जीन 2 में म्यूटेशन है। लेकिन जब आप दोनों को क्रॉस कराओगे तो क्या होगा? इधर से जीन 2 नॉर्मल आ गई फर्स्ट वाले से, और दूसरे वाले से जीन 1 नॉर्मल आ गई। तो इसने कॉम्प्लीमेंटेशन कर दी, क्योंकि आपको एक नॉर्मल कॉपी चाहिए थी दोनों जीन की। ठीक है, म्यूटेंट 1 के पास जीन 1 सही नहीं थी, म्यूटेंट 2 के पास जीन 2 सही नहीं थी। ठीक है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर दोनों म्यूटेंट्स के अंदर म्यूटेशन सेम जीन में होती, जैसे मान लो आपके पास ये म्यूटेंट है और दूसरा केस क्या है? म्यूटेशंस आर इन डिफरेंट लोकेशंस विद इन द सेम जीन। जीन सेम है बट दोनों म्यूटेशन को हम अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग लोकेशंस पे है। देखो ना, एक जीन के अंदर कितने भी म्यूटेशन हो सकती हैं, वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। ठीक है तो वो जीन म्यूटेटेड है। अब यहाँ पर उसने क्या शो करा कि जो फर्स्ट म्यूटेंट है उसके अंदर जीन 1 में म्यूटेशन है। ठीक है, एक लोकेशन के ऊपर। अब म्यूटेंट 2 जो है उसमें भी जीन 1 में म्यूटेशन है बट वो दूसरी लोकेशन पे है। तो इस केस में दोनों ही म्यूटेंट्स के अंदर जीन 1 सही नहीं है। ठीक है, अगर दोनों के अंदर ही जीन 1 आपकी सही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो बेसिकली आपका, जैसे यहां पर लिखा कि फ्लाइज आर वाइल्ड टाइप, जब कॉम्प्लीमेंटेशन होगी और विंग्स बनेगी। देखो क्या होता है ना, कोई भी एक फिनोटाइप है उसके लिए मल्टीपल जीन्स हो सकती हैं। जैसे अगर बेसिकली ड्रोसोफिला को अगर विंग्स डेवलप करनी है तो उसको, यहाँ पर तो चलो अभी हम दो ही जीन की बात कर रहे हैं, वो जीन 5, 7, 10 भी हो सकती है क्योंकि उसको सारी जीन चाहिए विंग्स बनाने के लिए। अगर किसी भी, मान लो मैं कह रहा हूँ कि ड्रोसोफिला को 10 जीन के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, अगर उसको अपने विंग्स को बनाना है, एक भी जीन में प्रॉब्लम है तो विंग्स वो बना ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सारी जीन के प्रोडक्ट्स चाहिए नॉर्मल विंग्स बनाने के लिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इसमें म्यूटेशन सेम जीन में थी तो 1 जीन तो किसी से भी नॉर्मल नहीं आया, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, और एक टर्म अभी हम और पढ़ेंगे कि अगर म्यूटेशंस, जैसे क्या होता है, मान लो एक जीन है, मान लो एक जीन मैंने कह दिया 1। ठीक है, उसमें मान लो मैंने कह दिया उस जीन 1 के अंदर 5 डिफरेंट म्यूटेशंस है। जैसे अभी तो आपने दो दिखाई ना, MA MP, मान लो मैंने दिखा दिया एक ही 1 है, उसमें MA MB MC MD ME, मतलब पांचों एक ही जीन में है बट अलग अलग लोकेशंस में है। तो एक जीन में जो म्यूटेशंस होती हैं उन सबको हम सेम एक ग्रुप में रखते हैं, मतलब उनका एक ग्रुप सेम होता है जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, सेम जीन के अंदर जितने भी म्यूटेशंस होती हैं उनको सिर्फ आप एक ही ग्रुप में रखते हो। जैसे अब इसमें देखो आप, ये जो दो म्यूटेंट है क्योंकि दोनों में सेम ही जीन में है तो आपने इन दोनों म्यूटेंट्स को कराया, तो इस केस में तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं क्योंकि म्यूटेशन जो है वो सेम जीन में है। तो
तो ये जो दोनों म्यूटेशंस हैं इनको आप एक ही ग्रुप बोलते हो, दैट इज एक ही ग्रुप में ये दोनों म्यूटेशंस होंगी। जैसे अगर किसी के पास 5 जीन है तो, लेकिन मान लो म्यूटेशंस हैं 15, क्योंकि अलग अलग म्यूटेंट्स है ना, क्योंकि म्यूटेंट्स आपके पास कितने हैं 15, म्यूटेंट्स कितने हैं 15, बट आपने कहा आपके पास जीन 5 ही हैं। तो इसका क्या मतलब है, किसी जीन के अंदर मान लो 3 म्यूटेशंस है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, तो एक जीन में जो म्यूटेशंस होती हैं उनको आप सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप ये एमए है, इस वाले म्यूटेंट को सेम म्यूटेंट से कराओगे तब तो कभी कॉम्प्लीमेंटेशन होनी नहीं है, क्योंकि सेम ही जीन में म्यूटेशन है। अगर आप अब ये क्या ना, ये दोनों म्यूटेंट अलग अलग है, क्यों, क्योंकि दोनों में म्यूटेशन तो सेम जीन में है बट अलग अलग लोकेशन पे है। इन दोनों को भी आपने कराया तो बेसिकली आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जैसे ये जितने भी मैंने लिखे ना 5, एमए को बी के साथ करा लो, सी के साथ करा लो, डी के साथ करा लो, ई के साथ करा लो, किसी को किसी के साथ भी क्रॉस करा लो, आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर म्यूटेशन जो है वो सेम जीन के अंदर है। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरा म्यूटेंट है जिसमें ये जो जीन 1 है, जैसे यहाँ पे हमने जीन 1 की बात करी, उसमें जीन 1 सही है, जो जो ये वाला केस था, और दूसरे किसी जीन में म्यूटेशन है, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो एक जीन के अंदर जितने भी म्यूटेशंस होती हैं उनको आप सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर रखते हो, ठीक है। क्योंकि अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी से भी बताता हूं। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन अराइजेस व्हेन 2 mutations that basically are both produce a similar phenotype are isolated independently। जैसे आपने कहा कि आपके पास 2 म्यूटेशंस हैं एंड दोनों के कारण फिनोटाइप सेम ही आ रहा है, ठीक है। और उसको आपने इंडिपेंडेंटली आइसोलेट करा। सपोज दैट 2 इन्वेस्टिगेटर इंडिपेंडेंटली आइसोलेट एंड एस्टैब्लिश ए ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन ऑफ विंगलेस ड्रोसोफिला एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट ईच म्यूटेंट फिनोटाइप इज ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेशन, ठीक है। आपके पास 2 मतलब म्यूटेशंस हैं और फिनोटाइप सेम है, ठीक है। अब एक बात तो आप ये सोच सकते हो कि दोनों स्ट्रेन के अंदर जो म्यूटेशन है वो सेम जीन में है, ये तो सोच सकते हो, क्योंकि दोनों फिर फिनोटाइप सेम आ रहा है। मान लो दोनों के अंदर विंग्स डेवलप ही नहीं हो पा रही, तो एक बार तो मतलब इन्वेस्टिगेटर या पर्सन ये सोच सकता है कि म्यूटेशन सेम जीन में है, ठीक है। लेकिन उसने फिर क्या लिखा, हाउएवर सिंस वी नो that many genes are involved in the formation of wings, क्योंकि बहुत सारे genes involved हैं, so we must consider the possibility that mutations in any one of them might inhibit wing formation during development। अब जैसे वही बात है ना, विंग्स को फॉर्मेशन में 10 जीन इन्वॉल्व है, किसी भी जीन में म्यूटेशन हुई, चाहे वो 1 में हुई, 2 में हुई, 3 में हुई, 4 में हुई, अप टू 10, 10 में से एक भी जीन में म्यूटेशन है तो विंग्स नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 म्यूटेंट है, अगर दोनों में विंग्स नहीं बनती, हाँ अगर तो ऐसा हो कि सेम ही जीन कंट्रोल करती है, अगर एक ही जीन एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, फिर तो आप श्योर हो कि उसी जीन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बात है कि मल्टीपल जीन्स के प्रोडक्ट चाहिए विंग्स को बनाने के लिए, और अगर विंग्स नहीं बन रही है तो म्यूटेंट के अंदर किसी भी जीन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये नहीं कहोगे कि सेम जीन के अंदर है, वो चाहे जीन 1 में प्रॉब्लम होगी किसी म्यूटेंट के अंदर, किसी के अंदर 2 में प्रॉब्लम होगी, किसी के अंदर 3 में प्रॉब्लम होगी, या किसी के अंदर अप टू 10 किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज द केस विद एनी हेटेरोजेनस ट्रेट, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, ठीक है, ये चलो पहले था। तो एक प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, allows us to determine whether 2 independently isolated mutations are in the same gene, that is whether they are alleles or whether they represent mutation in separate gene। इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि वो म्यूटेशन, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपका, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम इसलिए करते हैं ये पता करने के लिए म्यूटेशन एलिलिक है या नॉन एलिलिक है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर म्यूटेशन सेम जीन्स के अंदर है तो वो एलिलिक है, अगर वो डिफरेंट जीन्स के अंदर है तो वो आपकी नॉन एलिलिक है, ठीक है। और यही उसने जो भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, जैसे वो देखो केस 1 था जिसमें
ऑफस्प्रिंग ने नॉर्मल विंग डेवलप करे, क्योंकि म्यूटेशंस अलग अलग जीन्स में थी। दूसरा केस जो अभी मैंने आपको बताया, ऑल ऑफस्प्रिंग फेल टू डेवलप विंग्स, क्योंकि उसमें जो म्यूटेशन थी वो दोनों की दोनों सेम जीन्स के अंदर थी या वो एलेलिक थी, ठीक है, तो इस कारण उसमें विंग्स नहीं बने, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट मैंने आपको भी पॉइंट बताया था, सो कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस वाज ओरिजिनली डिवाइस्ड बाय ड्रोसोफिला जेनेटिसिस एडवर्ड बी लुइस, may be used to screen any number of individual mutations that result in the same phenotype, ठीक है। Such an analysis may reveal that only a single gene is involved or that two or more genes are involved, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली जो पता करने के लिए कि जो भी म्यूटेशंस है उसमें सिंगल जीन इन्वॉल्व है या टू और मोर जीन्स इन्वॉल्व है। All mutations determined or determined to be present in the any single gene are said to fall into the same complementation group. सारी म्यूटेशंस जो एक जीन के अंदर है उनको आप एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हो एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट म्यूटेशंस इन ऑल अदर ग्रुप्स, क्योंकि वो बाकी के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारे म्यूटेशंस हैं जो कि अफेक्ट कर रही है सेम ट्रेट को, तो उस केस में आपको कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस करना होता है एंड इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्वड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द ट्रेट। आप ये भी पता कर लेते हो कि कितनी जीन्स इन्वॉल्वड है उस ट्रेट को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो सबसे मेन यहाँ पर अगर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम करेंगे वो यही होगा, उसने आपको डाटा दिया होगा एंड फ्रॉम दैट डाटा यू नीड टू एनालाइज कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं। तो जो म्यूटेशन सेम जीन के अंदर होती है उसको आप एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हो, जो डिफरेंट जीन्स में होंगी आप उनको उस हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हो। और यहाँ से आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उस ट्रेट को कितनी जीन्स जो है वो बेसिकली आपकी कंट्रोल करनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको बताना है कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स डू द फॉलोइंग म्यूटेंट्स M1 to M6 कम अंडर, ठीक है। तो 2 3 5 और 2 4 5 3, तो ये चार ऑप्शन आपके पास या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, जैसे अगर आप देखो जो M1 है, ठीक है, M1 किसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है, M3 M4 एंड M6, ठीक है, ये म्यूटेंट 1 है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें M2 तो ये भी 3 4 और 6, M3 M4 M6, ठीक है, क्योंकि M2 जो है वो M1 के साथ नहीं दिखा रहा है और ना ही आपका 5 के साथ दिखा रहा है। फिर हम बात करते हैं M3 की। M3 जो है वो इधर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है M5 और M6, ठीक है, लेकिन आप इधर भी देखो M3 जो है वो M1 M2 के साथ भी दिखा रहा है, ये ना M3 M1 और M2 के साथ भी दिखा रहा है, तो M1 एंड M2 ये चार के साथ दिखा रहा है। ऐसे अगर हम बात करें M4 की तो वो M5 M6 और M1 एंड M2। ऐसे अगर हम बात करें म्यूटेंट 5 की तो ये आप देख सकते हो 3 4 और 6, M3 M4 एंड M6, ठीक है। और जो म्यूटेंट 6 है वो तो सभी के साथ दिखा रहा है, म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 म्यूटेंट 3 म्यूटेंट 4 म्यूटेंट 5। सो यहाँ पर अगर हम देखें, आपने वो देखना है कि जो म्यूटेंट जैसे M1 भी इन 3 के साथ दिखा रहा है, M2 भी इन 3 के साथ दिखा रहा है और M5 भी इन 3 के साथ दिखा रहा है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, क्योंकि तीनों म्यूटेंट जो है वो सेम ही मतलब सेम म्यूटेंट के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं। ऐसे जो M3 और M4 है वो भी सेम के साथ दिखा रहे हैं, तो M3 और M4 आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। और जो M6 है वो सभी के साथ दिखा रहा है, तो वो आपका थर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। तो इसका आंसर होगा आपका 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स। So the right answer is 3.
आपको बस ये देखना होता है जो म्यूटेंट, जैसे आप देख रहे हो ना M1 M2 और M5 इन्हीं तीनों के साथ दिखा रहे हैं, तो वो सेम, क्योंकि इसका मतलब M1 M2 और M5 दे आर द म्यूटेशंस इन द सेम जीन। ऐसे ही M4 और जो M3 है वो भी M5 M6 M1 M2 के साथ दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो भी सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में आएंगी। और M6 जो है वो पांचों के साथ ही दिखा रहा है, तो वो आपका थर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ठीक है, तो X, Y, W, X and Y are the intermediates in a biochemical pathway as shown below। ठीक है, पाथवे हमें गिवन है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको पाथवे बताना पड़ता है, वो भी अभी हम करेंगे। तो कहता है S से W बनता है, W से X बनता है, X से Y बनता है, Y से Z बनता है। म्यूटेंट ऑक्सोट्रॉपिक, ऑक्सोट्रॉपिक मतलब जो मतलब Z नहीं बना पा रहे, ऑक्सोट्रॉफ वो होते हैं ना कि जो बेसिकली खुद से Z नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो उन्हें ऑक्सोट्रॉफ बोलते हैं। आगे टर्म्स आएंगी, एक ऑक्सोट्रॉफ क्या होता है, क्लोरोट्रॉफ क्या होता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन 4 डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स, नेमली Z1 Z2 Z3 and Z4। The growth of these mutants on media supplemented with W, X, Y और Z is shown below। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर क्या देखना है मेनली। अब देखो ऑब्वियसली आप यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 4 म्यूटेंट है, जब आपने W दिया तो वो कह रहा है सिर्फ Z4 के केस में ग्रोथ है, जब आपने X दिया तो यहाँ पर Z2 और Z4 में ग्रोथ है, Y के अंदर Z1 Z2 Z4 और Z के अंदर, क्योंकि Z आपने दे दिया ऑब्वियसली, अगर आप बाहर से Z दे दोगे, क्योंकि Z ही तो बनाना है ना मेन, ऑब्वियसली अगर आप बाहर से दे दोगे तो सारे ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो Y है, जब आपने जो Z1 म्यूटेंट है उसमें Y दिया तो मतलब बेसिकली ग्रोथ हो रही है, Z2 में दिया तब भी ग्रोथ हो रही है, किसमें ग्रोथ नहीं हो रही, Z3 में। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये आपको पाथ में बता रहे थे कि Y से Z बनता है, अगर Z3 में ग्रोथ बेसिकली नहीं हो रही है, इसका मतलब Z3 वाले म्यूटेंट में Y से Z नहीं बन रहा, इसका मतलब Y to Z कौन कन्वर्ट कर रहा है, Z3। ये बात पक्की है, क्योंकि बाकी तो आप देख रहे हो तो ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब Z3 के अंदर, मतलब बाकी तीनों म्यूटेंट के अंदर Y से Z बन रहा है, तभी तो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको Z ही चाहिए ना। तो जो Z3 वाला म्यूटेंट है उसमें Y देने पे ग्रोथ नहीं आ रही है, इसका मतलब Z3 की Y से Z बना रहा है, तो आपकी A और D ऑप्शन तो सॉरी A और C ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी। अब आप आ जाओ X पे, अब X में आपने देखा Z1 नो, Z2 यस, Z4 यस, Z3 नो। Z3 तो आप पहले ही देख चुके हो, क्योंकि वो तो Y से Z बना रहा है, इसका मतलब जो Z1 है वो आपका क्या बना रहा है, X से Y, क्योंकि आप X दे रहे हो, X दे रहे हो तो आप देख रहे हो कि Z1 में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अगर Z2 में ग्रोथ है तो मतलब वो X से Y और आगे Y से Z बनता है, और Z4 में भी ग्रोथ है तो इसका मतलब उसमें भी बनता है, तो इसका मतलब जो Z1 है वो X से क्या बना रहा है, Y। तो ये भी हमारा हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली वैसे तो आंसर हो ही गया, और अगर आप इधर भी देख सकते हो, क्योंकि Z3 हो गया हमारा, Z1 हो गया। अब ये जब आप W दे रहे हो तो बेसिकली आपकी जो ग्रोथ है, क्योंकि ये दोनों तो हो गए, अब क्या रह गया, Z2। इसका मतलब W से X कौन बना रहा है, Z2, और अब एक सिर्फ आपका बच गया, दैट इज Z4, कि वो बेसिकली क्या कर रहा है आपका S से क्या बना रहा है, W। क्योंकि देखो आपने W दिया तो ग्रोथ होगी, X दिया तब भी ग्रोथ होगी, Y हो गया तब भी, Z4 के केस में। इसका मतलब Z4 जो है उस केस में S से W ही नहीं बन रहा, तभी तो वो म्यूटेंट है ना, है तो वो म्यूटेंट ही। अगर वो म्यूटेंट है, ये चारों देने में उसमें ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब वो S से W नहीं बना पा रहा, क्योंकि W X Y Z तीनों पे ही वो ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहां से भी, अगर आप यहां से भी इस चीज को वैसे निकाल सकते थे कि जो Z4 म्यूटेंट है, अगर आप उसको चारों दे रहे तो वो ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये भी आप कह सकते थे कि वो जो S है उससे W बनाने में Z4 का रोल है, क्योंकि W नहीं बनेगा
तभी तो वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा ना, बाकी चारों में तो वो ग्रोथ दिखाई रहा है। आपने उसको W दिया तो उसने एक्स वाई जेड बना लिया, आपने उसको एक्स दिया तो उसने वाई जेड बना दिया, आपने उसको वाई दिया तो उसने जेड बना दिया, जेड दिया तो वो ग्रो करना ही था। इसका मतलब जो Z4 है उसमें किसमें प्रॉब्लम थी, उसमें वो एस से क्या नहीं बना पा रहा W, क्योंकि आप वैसे तो आपको तो वैसे सबस्ट्रेट ही देना था, ये वैसे तो खुद ही बनाना था, बट क्योंकि ये म्यूटेंट्स है तो किसी के अंदर किसी जगह पे प्रॉब्लम है। वही है ना, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको बताया ना कि अलग अलग ये जीन के प्रोडक्ट हैं जो आपको एक पाथवे में चाहिए। अगर एक में भी प्रॉब्लम होगी, जैसे Z4 में प्रॉब्लम है तो आगे कुछ नहीं जाएगा, अगर Z2 में प्रॉब्लम है तो आगे नहीं जाएगा, तो चारों में से किसी में भी प्रॉब्लम होगी नॉर्मली, जो चीज वो नहीं बना पा रहे तो वो बेसिकली ग्रो नहीं करेंगे, वो आपको बाहर से देना पड़ता है। इसे बोलते हैं ऑब्जर्व। जैसे हम ये सिंपल सा एग्जांपल आगे लेंगे, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, अगर हम उसको हम क्या लिखते हैं, हिस्टिडीन ऑब्जर्व। इसका मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहा, तो अगर आप उसको हिस्टिडीन बाहर से दे दोगे मीडियम में, वो ग्रो करने लग जाएगा। तो ऑब्जर्व वो होते हैं जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं करते। मिनिमल मीडिया का मतलब जो बेसिक हम मीडिया देते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो चीज वो नहीं बना पा रहे आप तो उसको दे दो, वो ग्रो करने लग जाएंगे। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? ठीक। वैसे तो आप यहां से पिक कर सकते थे Z4 से, Z4 म्यूटेंट WXYZ, इसका मतलब वो आपका W दे रहे हो तब भी ग्रो कर रहा है, इसका मतलब W देने पे वो XYZ बना पा रहा है। आपने X दिया तब भी वो ग्रो कर रहा है, Y दिया Z भी, इसका मतलब Z4 जो है वो S से W आपका नहीं बना रहा। और बाकी भी आप कंफर्म कर सकते हो, जैसे Z3 Y के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब Y से Z नहीं बन रहा, और Y से Z मतलब Z3 बना रहा है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये भी कॉम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे है। कहता है यहाँ पर 3 equal mutants are isolated and require compound A for their growth. The compounds B, C, and D are known to be involved in the biosynthetic pathway to A. In order to determine the pathway, the mutants were grown in a medium supplemented with one of the compounds A to D, और ये रिजल्ट्स हैं। प्लस इंडिकेट्स ग्रोथ, जीरो इंडिकेट्स लैक ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ये देखो ना, आप तीनों म्यूटेंट को अगर आप ए दे रहे हो तो ग्रोथ हो रही है, इसका बाद बी दे रहे हो तो तीनों में नहीं हो रही है, सी में भी दो में नहीं हो रही है, डी में एक में नहीं हो रही है। तो एक बात तो पक्की है, ए ही फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ए दे रहे हो तो ग्रोथ हो रही है, तो फोर्थ तो वैसे नहीं बनता, फोर्थ तो वैसे ही खत्म होता है। अब आप देखो म्यूटेंट 1 को जब आपने ए दिया तो ग्रोथ है, म्यूटेंट 2 को ए दिया और डी दिया तब ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब डी से ए बन रहा है, ये बात भी पक्की है। क्योंकि अब ए दिया तब भी ग्रोथ है, डी दिया तब भी ग्रोथ है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो मतलब आपको पता लग गया आपको ए ही चाहिए, तो मतलब डी से ए बन रहा है, ये बात होगी। थर्ड म्यूटेंट में जब आपने ए दिया, बी दिया और डी, तो इसका मतलब बी दिया तो ग्रोथ नहीं हुई, सी दिया तब भी, डी हुआ तब भी, इसका मतलब सी से क्या बन रहा है, डी, और ऑब्वियसली लास्ट क्या बचा, ऑब्वियसली डी से क्या बन रहा है आपका, सी। तो क्योंकि यहाँ पे तीन ही म्यूटेंट है ना, तो मतलब कोई भी फर्स्ट म्यूटेंट के अंदर जनरली आप कोई भी प्रोडक्ट, मतलब जो फर्स्ट म्यूटेंट है आपने उसमें एक दे दिया तो ग्रोथ होगी, क्योंकि उसके अंदर मतलब डी से ए बनाने वाला भी नहीं है, और उसके अंदर मतलब है ही नहीं कोई आपका सिस्टम। जो सेकंड वाला है उसमें आपने डी दिया, तो इसका मतलब उसमें डी से ए बन गया, तभी वो ग्रोथ दिखा रहा है। और म्यूटेंट जो 3 है उसमें आपने ए दिया, सी दिया और डी दिया, तब ग्रोथ आ गया, इसका मतलब सी से डी बन रहा है। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि फाइनल प्रोडक्ट तो आपका ए ही है, क्योंकि ए की प्रेजेंस में तीनों म्यूटेंट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने देखना म्यूटेंट 2 के अंदर आपने डी दिया तब भी ग्रोथ आ रही है, तो डी से ए बन रहा है, और तीसरे में आपने दिया सी तब भी ग्रोथ आ रही है, तो सी से डी फिर ए, और आपका पाथवे क्या होगा, फर्स्ट।